हाय गाइस। आज आप लोगों के साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करना था बायोलॉजी का, जो शायद आपने ना पढ़ा हो या फिर मिस इन्फॉर्म्ड हो आप। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बायोलॉजी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि दो तरीके के सेल टाइप होते हैं, एक प्रोकैरियोट, दूसरा यूकैरियोट। अब अगर आपके टीचर आपसे पूछें कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जनरली आपका ये जवाब रहता है कि यूकैरियोटिक जो सेल होता है उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होती हैं। मतलब सेल मेम्ब्रेन का कोई स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर ये सब होता है। और यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो थोड़े एडवांस्ड होते हैं, साइज में बड़े होते हैं प्रोकैरियोटिक से। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में मैं कुछ बेसिक बातें आपको बता देता हूँ, आप कभी मत भूलिएगा। और ये शायद आप अपनी रेगुलर जो आपकी बुक्स होती हैं उसमें शायद आप ना पढ़ें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्रोकैरियोटिक का साइज़ सबसे पहले छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल जल्दी जल्दी डिवाइड करता है, यूकैरियोटिक थोड़ा समय लेता है डिवाइड करने के लिए। तीसरा डिफरेंस ये होता है कि प्रोकैरियोटिक की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें ज़्यादा प्रोटीन होते हैं, और यूकैरियोटिक की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें ज़्यादा लिपिड्स होते हैं रेशियो वाइज। तो प्रोटीन किस में ज़्यादा होंगे? प्रोकैरियोट्स में। पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर प्रोकैरियोट। इसको ऐसे याद रखिएगा, प्रोटीन कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है और यूकैरियोटिक सेल में लिपिड कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। अब सेल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो यूकैरियोट्स जो होते हैं, यूकैरियोटिक सेल, उनमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी के लिए, जबकि प्रोकैरियोटिक में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। तो कोलेस्ट्रॉल अगर प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है तो फिर सेल मेम्ब्रेन स्टेबल कैसे रहेगी? तो वहाँ पर एक अलग क्लास होती है मॉलिक्यूल्स की जिनको होपेनॉइड्स बोलते हैं, होपेनॉइड्स, वो पाए जाते हैं। होपेनॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर करीब करीब एक सा होता है, थोड़ा बेसिक डिफरेंस होता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल का जो मॉलिक्यूल होता है वो स्टेरॉल डेरिवेटिव होते हैं, कोलेस्ट्रॉल का जो मॉलिक्यूल होता है वो टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर है, जबकि होपेनॉइड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो पेंटासाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। अब टेट्रासाइक्लिक और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ढूंढ लीजिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक में, उस पर हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। ऐसा माना जाता था कि प्रोकैरियोटिक्स जो होते हैं, प्रोकैरियोट जैसे बैक्टीरिया जितने भी होते हैं वो प्रोकैरियोट होते हैं, और बैक्टीरिया के अलावा जैसे ह्यूमन सेल हो गया, प्लांट सेल हो गया, फंगस हो गई, ये सब यूकैरियोट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, जिनमें न्यूक्लियस होगा। और जिनमें न्यूक्लियस नहीं होगा वो प्रोकैरियोट, जनरल मतलब मोटा मोटे तौर पे। अब ऐसा माना जाता था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो बड़े साइज के हो नहीं सकते, कभी हमेशा छोटे साइज के मिलेंगे, हमेशा। लेकिन 1983 के आसपास ये थोड़ा सा हमारा भ्रम टूटा। कैसे टूटा, उसकी कहानी बड़ी अच्छी है। देखिए, होता क्या है, रेड सी एक जगह है, आपको अगर मैप देखें तो रेड सी एक जगह है। रेड सी में एक फिश पाई जाती है, बड़ी फेमस फिश है, उसको सर्जन फिश बोलते हैं, सर्जन फिश। एक एंथ्यूरस कुछ नाइजी नाम होता है, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, उसका जीनस जो होता है वो एक एंथ्यूरस होता है, सर्जन फिश। तो सर्जन फिश जो होती है, जब, क्योंकि देखिए बहुत से बच्चे इंडिया में और विदेशों में जब एमएससी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं जूलॉजी से, तो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक एंटोमोलॉजी लें और एक फिशरीज लें, फिश के बारे में पढ़ें। तो बहुत से बच्चे मेरीन बायोलॉजी या फिश के बारे में पढ़ते हैं,
मैंने भी फिश के बारे में पढ़ा था एमएससी में, एंटोमोलॉजी नहीं चुना था। तो ऐसे ही फिश के बारे में जो पढ़ते थे वो रेड सी में जब सर्जन फिश के बारे में पढ़ रहे थे, तो सर्जन फिश की जब उन्होंने डाइसेक्ट किया उसको, उसकी आंतों में से उन्होंने एक बहुत ही स्पेशल ऑर्गेनिज्म डिराइव किया। वो ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा था, मतलब हमारी आंतों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है इकोलाई नाम का। इकोलाई का फुल फॉर्म क्या होता है? एशकेरेकिया। एशकेरेकिया, एशकेरेकिया बोलते हैं उसको, एस्चेरेचिया नहीं बोलते, एशकेरेकिया कोलाई, इकोलाई बैक्टीरिया, ये हमारी आंतों में पाया जाता है। इससे भी 1 मिलियन टाइम्स बड़ा एक ऑर्गेनिज्म मिला, उसको उन्होंने प्रोटिस्टा बोल दिया। एक कोई प्रोटिस्टा की कोई एक क्लास बोल दी, लेकिन उसको बैक्टीरिया नहीं कहा, क्योंकि उसका साइज देख के वो लोग घबरा गए कि इतना बड़ा तो बैक्टीरिया हो नहीं सकता। तो ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बाद में इसकी टैक्सोनॉमी करके देख लेंगे कि क्या है। लेकिन जैसे जैसे उसके राइबोसोमल आरएनए की स्टडी की गई, जेनेटिक्स की स्टडी की गई, तो पाया गया ये तो बैक्टीरिया है। तो वो बैक्टीरिया का नाम इप्यूलोपाइसियम फिशलसोनाई पड़ा। इप्यूलोपाइसियम, इप्यूलो जनरली टर्म यूज किया जाता है फीस्ट के लिए, मतलब फीस्ट मतलब भोज, और पाइसियम फिश से रिलेटेड है। तो इप्यूलोपाइसियम फिशलसोनाई एक बैक्टीरिया मिला जिसका साइज 1 मिलियन टाइम्स बड़ा था इकोलाई से। अब सोचिए कि कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा साइज। इतना बड़ा साइज बैक्टीरिया पॉसिबल नहीं है। जनरली क्या होता है, सेल जब साइज बढ़ता है तो वो डिवाइड करके अलग हो जाते हैं, 2 सेल बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका साइंटिफिक रीजन थोड़ा मैथमेटिकल है। होता क्या है कि एक सेल को हम उसकी सरफेस एरिया और उसके वॉल्यूम से नापते हैं। तो सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम, इसका जो भी कैलकुलेशन आएगा, बेसिकली इसको सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बोलते हैं। इसकी कुछ वैल्यू आती है, मोटे मोटे तौर पे समझ लीजिए कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो होता है वो सेल साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे सेल साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ये रेशियो कम आने लग जाएगा। और इसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट को पार नहीं कर पाते। जैसे ही वो लिमिट पे रीच करता है ये रेशियो, सेल तुरंत डिवाइड कर देता है, हो जाता है। सेल डिवाइड नहीं करेगा तो सेल के पास 2 चॉइस बचेंगी, या तो सेल मर जाए, क्योंकि फिर डिफ्यूज़न नहीं हो पाएगा। जब आपका साइज बहुत बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया छोटी रहेगी, तो मटेरियल्स का डिफ्यूज़न इन और आउट नहीं हो पाएगा उतनी स्पीड से, तो टॉक्सिन ज़्यादा बन जाएंगे सेल के अंदर और सेल मर जाएगा। अब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी या फूड की कमी हो जाएगी, जो भी है। तो ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सेल डिवाइड नहीं करेगा तो उसके पास 2 ऑप्शन और बचते हैं, या तो वो मर जाए या फिर अपना शेप चेंज कर ले। शेप कैसे चेंज करे? शेप कुछ इस तरीके से चेंज कर ले, या तो अपनी सरफेस एरिया बढ़ा ले। वो सरफेस एरिया कैसे बढ़ेगी? या तो सेल बिल्कुल चपटा हो जाए, फ्लैट, या बहुत ही लंबा हो जाए। वो पॉसिबल है नहीं, तो इसीलिए सेल को डिवाइड करना पड़ता है। जब सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम आता है, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाती है, जब साइज बढ़ने पे तो सेल डिवाइड करता है। ये सेल की खास बात क्या थी इप्यूलोपाइसियम फिशलसोनाई की, ये बैक्टीरिया की? ये क्यों डिवाइड नहीं हुआ? ये क्यों इतना बड़ा बन गया कि जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो? जनरली बैक्टीरिया बड़े नहीं होते हैं साइज के, लेकिन ये बैक्टीरिया, स्पेशल बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? रेड सी में जो फिश पाई जाती है, सर्जन फिश, एक एंथ्यूरस उसका जीनस है, उसकी आंतों में ये बैक्टीरिया पाया जाता है। ये बैक्टीरिया डिवाइड क्यों नहीं किया? ये साइज में क्यों बढ़ा? जब इसकी स्टडी की गई तो पता चला कि जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन थी वो हाईली कॉन्वोल्यूटेड थी। कॉन्वोल्यूटेड मतलब उसमें बहुत सारे फोल्ड थे। जैसे नॉर्मल बैक्टीरिया अगर ये है तो उसकी सेल मेम्ब्रेन गोल होगी चारों तरफ बॉल की तरह। इसकी क्या थी? इसमें बहुत सारी फोल्डिंग थी, बहुत सारी फोल्डिंग थी। उस इस तरीके की मेम्ब्रेन को कॉन्वोल्यूटेड मेम्ब्रेन बोलते हैं। कॉन्वोल्यूटेड जो मेम्ब्रेन थी, इसकी वजह से क्या हुआ कि सरफेस एरिया बहुत बढ़ गई। तो वो जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो था उसमें कोई चेंज नहीं आया। सरफेस एरिया बढ़ गई तो डिफ्यूज़न आराम से हुआ, डिफ्यूज़न आराम से हुआ तो सेल को डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए ये
बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बहुत बड़े साइज का हो गया। अब ये बैक्टीरिया एक मछली से दूसरी मछली में कैसे ट्रांसमिट होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जनरली कंटामिनेशन से होता है। जो फीकल मैटर होता है मछली का, ये पानी में जाता है, बैक्टीरिया वहीं उसी के थ्रू दूसरी मछली को इनोकुलेट करता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मैंने पढ़ा था वो ये था कि अगर मछली को कुछ दिनों तक भूखा रखो, एक ऐसी सर्जन फिश लें जिसके पेट के अंदर ये बैक्टीरिया है, उस मछली को अगर आप 3-4 दिन के लिए भूखा रखें या कुछ टाइम के लिए भूखा रखें, स्टार्वेशन मतलब उसको फील हो स्टार्व, तो ये बैक्टीरिया उसकी आंतों से खुद ही निकल जाता है। पता नहीं ये क्या मैकेनिज्म है, खुद ही निकल जाता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इस बैक्टीरिया के बारे में पता चलता है वो ये है कि छोटी मछली जो होती हैं, जुवेनाइल फिश बोलते हैं उनको, जो बिल्कुल यंग होती हैं, फिंगरलिंग्स बोलते हैं उनको। जुवेनाइल जो फिश होती है उसको अगर कंटामिनेटेड पानी में रखा जाए तो उसकी आंतों में तो बैक्टीरिया आ जाता है, लेकिन अगर बड़ी मछली, ऐसी बड़ी मछली लें जिसकी आंतों में ये बैक्टीरिया नहीं था, जिसकी आंतों में ये इपियोलोपाइसियम फिशल्स जो बैक्टीरिया है ये नहीं था, तो वो बड़ी मछली की आंतों में ये बैक्टीरिया फिर दोबारा आ नहीं पाता है। तो ये जो दो मैकेनिज्म हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे हो रहे हैं। अब इसके बारे में मुझे कोई रिसर्च पेपर में ढूंढ रहा था, मुझे कोई ऐसा कुछ खास दिखा नहीं, लेकिन ये टॉपिक जो था मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो ये टॉपिक कैसा लगा आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस तरीके के बायोलॉजी से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करने, पूरी लाइफ लॉन्ग डिस्कस करते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, हर फील्ड पे बोलेंगे, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगी, बायोलॉजी से रिलेटेड होगी, केमिस्ट्री से रिलेटेड होगी या साइंस से रिलेटेड होगी। मुझे थोड़ा समय लगता है वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं थोड़ा सा इधर उधर बहुत बिजी रहता हूँ, लेकिन जब भी समय मिलता है तो मैं ये वीडियोज़ आपके लिए ज़रूर बनाता हूँ। तो आपको अगर वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और टॉपिक भी बताइए कि आप किस टॉपिक पे डिस्कशन सुनना चाहते हैं। और हम बहुत जल्द एक लाइव सेशन भी करेंगे जिसमें आप और हम इंटरेक्ट करेंगे, बायोलॉजी डिस्कस करेंगे। अच्छी बायोलॉजी डिस्कस होगी, अच्छी साइंस, अच्छी केमिस्ट्री, स्पेस साइंस, कुछ डिस्कशन हो तो मज़ा आ जाता है। ठीक है, ओके, बाय।